Good afternoon, my dear student. Myself, Ravish Tiwari. I am zoology teacher. आज का मेरा टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम है। इस सिस्टम के अंतर्गत हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का अध्ययन करते हैं, उससे निकलने वाले हार्मोन्स का अध्ययन करेंगे और वो किस तरीके से अपने टारगेट ऑर्गन पर एक्ट करने जा रहा है या करेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बड़ा ही सुंदर टॉपिक है। सबसे पहले एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है। एंडोन मतलब हुआ विदिन, क्राइन मतलब हुआ सिक्रेशन। जब कोई ग्लैंड आपकी बॉडी के अंदर हो और अंदर ही सिक्रेशन इन्वॉल्व करे या अंदर ही सिक्रेशन को निकाले, तो इसको आप कहते हैं एंडोक्राइन। और ये सिक्रेशन जो निकलता है, इस प्रोडक्ट का नाम है हार्मोन्स। अब हम लोग बात करते हैं कि हार्मोन्स तो हमने बात किया, हार्मोन्स के बारे में हमने बोला। ये हार्मोन क्या चीज़ है? हार्मोन एक रासायनिक संदेशवाहक है, इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर है, जो कि नॉन न्यूट्रिशस होता है, नॉन एंजाइमेटिक होता है, एक्सेप्ट रेनिन। और ये जो हार्मोन है, इसके कई प्रकार हो सकते हैं, इनकी कई प्रकृति हो सकती है। जैसे कि ये पॉलीपेप्टाइड हॉर्मोन नेचर का भी हो सकता है, ये पेप्टाइड नेचर का भी हो सकता है, ये एमाइनो एसिड से व्युत्पन्न भी हो सकता है, ये गैसियस नेचर का भी हो सकता है। तो कई तरह के हार्मोन, और एक हार्मोन होता है जिसको आप स्टेरॉयड हार्मोन के रूप में जानते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि ये सारे हार्मोन निकलते हैं, इनका अपना टारगेट ऑर्गन होता है, कुछ मेम्ब्रेन पर एक्ट करते हैं तो कुछ जीन पर एक्ट करते हैं, और हर तरीके से सेल के फिजियोलॉजी को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स। व्हाट इज प्रोटीन हार्मोन? पहली बात, जब हम बात करते हैं प्रोटीन हार्मोन की, तो प्रोटीन हार्मोन बेसिकली कंपोज्ड ऑफ एमाइनो एसिड्स, या कहिए कई एमाइनो एसिड से मिलकर के बना हुआ ये हार्मोन होता है। ये हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ये जब निकलता है अपने एंडोक्राइन ग्लैंड से, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ग्लूकागोन हार्मोन की हम कल्पना करें कि ये हार्मोन बड़ा ही स्पेशल हार्मोन है, जो आपके बॉडी में रिलीज तब होता है जब आप हाइपोग्लाइसेमिया से सफ़र करते हैं। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो, तो इसको आप हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स। ये हाइपोग्लाइसेमिया एक सिग्नल देता है अल्फा सेल को कि देखिए भाई साहब, ग्लूकोज का लेवल कम है, जरा सा आप हार्मोन को निकालिए, बहुत ही ज़रूरत है आपकी। तो वो लो लेवल ऑफ ग्लूकोज जाके सिग्नल देता है अल्फा सेल को और कहता है जरा फटाफट निकालिए, दनादन निकालिए हार्मोन। और वो हार्मोन का नाम है, माय डियर स्टूडेंट, ग्लूकागोन। ये ग्लूकागोन अपने टारगेट सेल पर एक्ट करता है, और वो टारगेट सेल है लीवर। लीवर पर जब वो एक्ट करेगा तो हिपैटिक सेल्स पर एक्ट करेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लीवर में एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट स्टोर होता है, और वो है आपके बहुत सारे, ये तो केमिकल फैक्ट्री ही है, और स्टोर इसमें होता है ग्लाइकोजन। ये जो ग्लूकागोन है, किस तरीके से पहले सेल पर एक्ट करेगा, मैं इसको वर्णन करने जा रहा हूँ। ये ग्लूकागोन निकलता है अल्फा सेल से, सेल के पास जाता है और कहता है कि रिसेप्टर से हम इंटरैक्ट करना चाहते हैं। वो ग्लूकागोन गया और जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से जाकर के इंटरैक्ट किया, और एक कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया जिसका नाम था हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ये कॉम्प्लेक्स जाकर के
जी प्रोटीन को स्टिमुलेट करता है। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आएगा कि ये जी प्रोटीन क्या है? जी प्रोटीन 3 सब यूनिट से मिलकर के बना है, अल्फा, बीटा और गामा। और जी प्रोटीन की एक्टिविटी एक लिपिड एंकर पर डिपेंड करता है। बिना लिपिड के इंटरैक्शन से, बिना लिपिड के अटैचमेंट से जी प्रोटीन की कार्य प्रणाली सही तरीके से नहीं चल पाएगी। एक तरह से यूं कहिए कि जी प्रोटीन काम करना बंद कर देगा। उसको लिपिड एंकर की आवश्यकता है, जिसका नाम है आइसोप्रेनाइल एंकर। ये जी प्रोटीन जब जीटीपी से बाइंड करेगा, और ये तब संभव होता है जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जी प्रोटीन को जाकर के कहता है, जरा आप एक्टिव हो जाइए, आपके अल्फा सब यूनिट से जीटीपी को इंटरेक्ट करा लीजिए। जैसे जी प्रोटीन अपने अल्फा सब यूनिट को कहेगा जीटीपी को आने दीजिए, जीटीपी आएगा, अल्फा सब यूनिट से इंटरेक्ट करेगा, और बीटा और गामा सब यूनिट को कहेगा जरा डिस्प्लेस हो जाइए, हमको एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन में आना है। और उसके बाद हमको एक एंजाइम को स्टिमुलेट करना है, उसका नाम है एडिनाइलेट साइक्लेज, जो मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित होता है। ये जो एंजाइम है, माय डियर स्टूडेंट, इसके बिना काम नहीं हो सकता है। ये एंजाइम हार्मोन के लिए, यानी आई मीन टू से ग्लूकागोन के लिए एक सेकंड मैसेंजर बनाता है, जो एक राइबोन्यूक्लियोटाइड है। एक वर्ड हमने आपके सामने यूज किया, राइबोन्यूक्लियोटाइड। माय डियर स्टूडेंट, रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये क्या है और किस तरीके से ये काम करेगा। ये जो राइबोन्यूक्लियोटाइड है, इसका नाम है साइक्लिक एएमपी। इसका पूरा नाम है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इज इट क्लियर? मैं फिर बताऊंगा अगर इसकी आवश्यकता पड़ी तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो साइक्लिक एएमपी आपने देखा, ये हार्मोन के एक्शन को सेल के अंदर जारी रखेगा। हार्मोन खुद नहीं प्रवेश कर रहा है, वो अपने काम को एक माध्यम से पूरा करवा रहा है, और उसी माध्यम का नाम है, डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड मैसेंजर, जिसको हमने राइबोन्यूक्लियोटाइड कहा, जिसको हमने साइक्लिक एएमपी जैसे शब्दों का शब्द कही हमने। तो अब ये बात पर ध्यान दे, ये साइक्लिक एएमपी अब क्या करेगा टारगेट सेल के अंदर, जिस पर वो एक्ट किया है, या जिसके अंदर वो बना है, या जिस पर वो वर्क करने जा रहा है। साइक्लिक एएमपी कई एंजाइम्स को स्टिमुलेट करने में मदद करेगा। सबसे पहले ऑन नीट बेसिस की अगर हम लोग बात करें, तो साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए नाम के एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा। और आपको बता दें, जब ये एंजाइम एक्टिवेट होता है, तो ये एंजाइम एक्चुअली 2 सब यूनिट का पहले बना होता है, एक रेगुलेटरी यूनिट और एक कैटालिटिक यूनिट। रेगुलेटरी यूनिट से साइक्लिक एएमपी बाइंड करते हैं और कैटालिटिक सब यूनिट फ्री हो जाता है। कैटालिटिक सब यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो एक्टिव होकर के आगे की प्रक्रिया को शुरू करता है। वो जाकर के फॉस्फोराइलेज एंजाइम को कहता है कि देखिए भाई साहब, हम आए हैं आपको एक्टिव करने के लिए, आप जरा अपने सेरीन एमाइनो एसिड को फॉस्फोरिलेट करने दीजिए, फॉस्फेट ग्रुप उस पर अटैच करने दीजिए। जैसे फॉस्फोराइलेज एंजाइम पर फॉस्फेट का अटैचमेंट हुआ, फॉस्फोराइलेज बोलता है कि यस, आई एम इन एक्टिव मोड।
तुरंत वो खुश हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और जाकर के ग्लाइकोजन को कहता है कि देखिए भाई साहब, हम आ रहे हैं, आप घबराइए मत, हम आपको तोड़ेंगे, तोड़ करके ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी करवाएंगे। ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम है, जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तब सेल को एनर्जी मिलेगा और इस तरीके से सेल कई काम को करने के लिए अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएगा। तो ग्लाइकोजन के टूटने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनोलाइसिस की संज्ञा दी जाती है। माय डियर स्टूडेंट, जब ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज ब्लड में रिलीज होता है और ये ग्लूकोज फिर आपके टारगेट सेल में जाता है जहां इसका यूटिलाइजेशन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में उसकी भागीदारी होती है। Thank you very much, my dear student. Try to analyze in a proper way. If you are facing some problem, try to interact with me to solve your problem. I'm your friend. I'm your guardian. Try to interact as per your requirement. Again, thank you very much. God bless you, all of you. Thank you.